हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिओन्टर। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ हिस्ट्री के रिगार्डिंग। तो हम देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये क्लास 12 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, ईंटें मनके और अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रहा है सीयूटी यूजी के लिए, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। ठीक है, तो हमने काफ़ी कोशिश की, इसके बाद हमें कंटेंट बना करके आपके लिए लेकर के आए हैं। तो हम देखते हैं इसको, तो आप भी नोट डाउन करते रहिएगा। संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, पुरातात्विक संस्कृति शब्द ऐसी विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट शैली, ऐसी विशिष्ट वस्तु के लिए, पुरावस्तु के लिए किया जाता है। मतलब जो वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र है, क्षेत्र के संबंधित पाए जाने वाली चीज़ों के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वहाँ पर कैसे लोग रहा करते थे, जैसा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको किस चीज़ से पता चलता है? वहाँ के कल्चर से ही हमें पता चलेगा। वहाँ के रहन सहन, खाने पीने के तरीके से हमको ये जानकारी मिलेगी कि वहाँ का कल्चर कैसा था। ठीक है, अगला है कि सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। आप रीडिंग करते रहिए साथ साथ। प्राचीन भारत की पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा सभ्यता नामक स्थान पर खोज की गई थी, इसलिए उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम रखा गया। चाहे उत्खननकर्ता जो थे दयाराम साहनी और जॉन जॉन मार्शल के नेतृत्व में जब उत्खनन कार्य किया जा रहा था, उस वक्त जो है सबसे पहले हमें हड़प्पा सभ्यता मिली। तो इसलिए इसका नाम जो है हड़प्पा पुरस्थल मिली, इसलिए इसका नाम हमने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता रखा है, जो हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। मतलब हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर स्थित है। लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच जो इसका काल निर्धारण किया गया है। अब ईसा पूर्व से कैसे आप समझेंगे? ईसा पूर्व का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एनो डोमिनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, और बीपी मतलब आज से पहले, बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, तो देखेंगे इसका काल निर्धारण जो है 2600 ईसा पूर्व से 1920 का रखा गया है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और इस सभ्यता का विस्तार जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो ये तो मतलब डाटा है, लेकिन अप्रोक्स जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है। आज जो है 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास संभावित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम सिंधु सरस्वती संस्कृति, ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में महादेवन विश्वनाथ द्वारा शोध किया गया। शोध के आधार पर 2467 अभिलेख सबूत प्राप्त हुए हैं, मतलब मिले हैं, जिसकी संख्या अब 3000 हो चुकी है। अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के भाग और चरण। इसकी तीन चरण है। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति, परिपथ हड़प्पा संस्कृति, तीनों चीज़ों को हम आगे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है 1921-22 में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। ठीक है, आगे देखेंगे क्या स्टोरी क्या थी, वो जानने की कोशिश करेंगे। 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तो उत्खनन कार्य के दौरान अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। मतलब एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कराची और लाहौर के बीच में। उसके दौरान वहाँ पे जो वर्कर खुदाई कर रहे थे, तो उसके दौरान अचानक जो है हड़प्पा पुरास्थल मिला। यह स्थान आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। ठीक है, उन कर्मचारियों ने इस खंडर समझ लिया इसको, मतलब कोई मतलब है खाली टूटी फूटी जगह पड़ी हुई है। यहाँ की हज़ारों ईंटें उखाड़ कर यहाँ से ले गए, मतलब वहाँ से जो ईंटें थी उनको उखाड़ लिया उन्होंने, और रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसमें यूज़ कर लिया उन ईंटों को। ठीक है, लेकिन ये वह नहीं जान सके कि यहाँ पे कोई सभ्यता भी थी। उनको ये पता नहीं चल पाया कि यहाँ पे ये सभ्यता भी है, जो कि बाद में जाकर काफ़ी प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो उस समय क्या था, उस समय जॉन वार्टन और विलियम वार्टन दो भाई थे। इन्होंने संकेत दिया था कि ये सभ्यता हो सकती है, लेकिन उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। ठीक, अब 1920 से 1921 में माधव स्वरूप वत्सव दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपको दयाराम साहनी याद जो एनसीईआरटी में बार बार दिया गया उसके नाम को याद रखना। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन किया। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। राखलदास बनर्जी इस टीले के ऊपर स्थित कुषाण युगीन बौद्ध स्तूप का उत्खनन कार्य कर रहे थे। मतलब कि वो जो बौद्ध स्तूप है उसके कुछ एविडेंस देखना चाह रहे थे, लेकिन उनको सिंधु घाटी सभ्यता को वो मिल गया।
अब देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो को राखालाल बनर्जी ने मतलब इसकी खोज की थी राखालाल बनर्जी ने, जो कि पाकिस्तान में हम बता चुके हैं। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह मृतकों का टीला, ठीक है, या फिर इसे मर्दों का टीला भी कहते हैं, फिरोतों का टीला, और सिंध का बाग भी कहते हैं, सिंध का नक्कल स्थान भी कहते हैं। इन दोनों के बाद सन 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। सर जॉन मार्शल ने लंदन वीकल नामक पत्रिका में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, ठीक है, उनकी एक पत्रिका थी, उन्होंने इस सभ्यता का नाम दे दिया। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, ठीक है, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के तट के आसपास फैली हुई थी इसकी जो सभ्यता थी, और यह काफ़ी उपजाऊ थी। हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती किया करते थे, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि, सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 में वेंडेल ने तथा नवीनतम प्रयास नटवर झा और घनपत सिंह धान्य और राजा राम ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर, ठीक है, उसको जो उसकी जो लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता उसको पढ़ने का कार्य किया था। लेकिन अभी तक भी सिंधु लिपि को प्रमाणिक रूप से पढ़ा नहीं जा सका था। कहने का मतलब कि जो उसके अक्षर थे उस लोगों की समझ से बाहर थे। लिपि के सबसे ज़्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो से तथा दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। लिपि के सबसे बड़े अक्षर धोलावीरा से मिले हैं, जो बड़े अक्षर थे, जिन्हें नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना गया है, ठीक है, एक नोटिस बोर्ड मिला है, मतलब नोटिस बोर्ड में जिस प्रकार से हम लिखते हैं उस प्रकार से जो है धोलावीरा से मिले थे लिपि के अक्षर मिले थे। सिंधु लिपि भावचित्रात्मक थी, यानी पिक्टोग्राफी थी, भावचित्रात्मक थी, अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करना, मतलब कि अब चित्र बनाकर जो है जो वो बात कहना चाहते थे, मतलब शिकार जो करते थे उसको दर्शाते थे, जो फूड इकट्ठा करते थे उसको दर्शाते थे, और जो उनका खुशी का क्षण होता था उसको दर्शाते थे, ठीक है। सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती थी, ठीक है, इसलिए इसे विस्ट्रोफेदेन कहा गया है, ठीक है, दोनों तरफ से लिखी जा सकती है। सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है सेलखंडी प्रस्तर एवं पक्की मिट्टी से निर्मित विभिन्न आकार एवं प्रकार की मोहरें, जिसमें आयताकार और वर्गाकार प्रमुख है, ठीक है, इसे देख लीजिए। सेलखंडी नामक पत्थर पर कई लिखे हुए हैं, मिले हुए हैं, ठीक है, शिलालेख जो मिले थे। आयताकार पर केवल लेख मिलते हैं, जबकि वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों मिलते हैं। मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, ठीक है। फारस की बनी हुई संगमरमर की मोहरें लोथल से मिली है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में मुख्य 4 प्रकार के अस्थिर पंजर मिले हैं, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रोलैंड, भूमध्य सागरीय, अल्पलाइन, मंगोलियन, ये मतलब 4 प्रकार के अस्थिर पंजर मिले हैं, ठीक है। इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई है कि इसके निर्माण में मित्रता प्रजातियों के लोगों का स्थान था। वैसे तो इनका संस्थापक द्रविड़ माना गया है, जो बाद में दक्षिण भारत का पलायन कर गया। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता है ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, मतलब इसमें टिम और तांबे का प्रयोग किया गया था, ठीक है। भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक, जिसकी पुष्टि उत्खनन से प्राप्त हुई महत्वपूर्ण नगरों के अवशेषों से होती है, ठीक है। व्यापार तथा वाणिज्य की गतिविधियों का महत्व, इसमें व्यापार होता था। जीवन के प्रति शक्तिवादी दृष्टिकोण, उत्खनन में न तो हथियार औजार और न ही रक्षात्मक हथियार जैसे ढाल कवच आदि। इसका मतलब कहने का यह है कि जीवन के प्रति शांतिवाद दृष्टिकोण मिला है, मतलब कि वहाँ का जो जीवन शैली थी वो काफ़ी शांतिपूर्ण थी, वहाँ पर कोई हथियार वगैरह नहीं मिले उत्खनन में। जीवन के प्रति समवैष्टि दृष्टिकोण, इसकी पुष्टि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार धौलावीरा और जूनीकरण से प्राप्त स्टेडियम जूनीकरण और मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभा भवन से होता है। मतलब समान दृष्टिकोण था सभी के प्रति, स्नान घर थे अच्छे और स्टेडियम भी बताया जाता है, और धौलावीरा में जूनीकरण से प्राप्त स्टेडियम जूनीकरण है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त भवन भी है, उसमें जो है ये बताया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा आप। सैंधववासी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सैंधववासी किसे गया है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं इनको सैंधववासी कहा गया है, ठीक है। तो ये
सिंधुवासी जो थे लोहे से परिचित नहीं थे। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। उल्लेखनीय है कि लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य सबूत उत्तर प्रदेश के एटा जिले अंतर्जीत खेड़ा से मिला है। ठीक है, जो लोहे का प्राचीनतम जो संकेत मिला है वो अंतर्जीत खेड़ा से मिला है, जिसका समय 1050 ईसा पूर्व के आसपास स्वीकार किया गया है। ठीक है, सिंधुवासी लोग पीतल से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग जो पीतल से भी परिचित नहीं थे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आवास हैं, जो वहाँ पर आवास मिले हैं, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, ज्वेलरी, कालीबंगन राजस्थान में ज्वेलरी मिली, औजार, जो कि औजार के खिलौने वगैरह मिले हैं, मोहरे, मन के बाट। ठीक है, इमारतें खुदी हुई सिक्के मिले हैं उसमें। हड़प्पा सभ्यता के आइए प्रमुख स्थल की अब हम बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख वर्तमान जो कि आधे कुछ स्थल पाकिस्तान में, बाकी स्थल भारत में है। सबसे पहले नागेश्वर जो कि गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान में है, चनोदड़ो पाकिस्तान में है, कोटदीजी पाकिस्तान में है, धोलावीरा गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन वास्तुकला। ठीक है, इस पर हम गौर करेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो नगर नियोजन है, जो कि जो एक प्लानिंग काफ़ी फेमस था प्लानिंग के लिए। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज वे में सब चीज़ होती थी वहाँ पर। जो है नगर का योजना निर्माण जो भी है एक तरीके से किया गया था कि कहाँ पर कौन लोग रहेंगे, ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा, सब चीज़ की व्यवस्था थी। भवन निर्माण काफ़ी आलीशान और उस पर नक्काशी की हुई थी भवनों पर। सार्वजनिक भवन भी थे। विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अन्न भंडार और जल निकास प्रणाली जो काफ़ी फेमस थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। ठीक है, इसको हम देखेंगे तो नगर योजना किस प्रकार थी। हड़प्पा सभ्यता की बस्ती दो भागों में विभाजित थी। पहले को कहते थे दुर्ग। ठीक है, ये कच्ची ईंटे के चबूतरे पर बनी होती थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। ठीक है, मतलब चबूतरे पर बनी होती थी और ईंटों के चारों तरफ से घिरी हुई होती थी। दुर्ग ऊपरी स्थान था दुर्ग। ठीक है, एक था निचला शहर। ठीक है, निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर भी दीवार से घिरा गया था। अतिरिक्त कई भवन ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव कार्य करते थे। ठीक है, ये जो भवन निर्माण होता था इसमें निचला शहर बोलते हैं। इसमें लोग रहते थे, आवास थे लोगों के। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सड़क और गलियों की विशेषता समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, ये नाली समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। दूसरे को काटती हुई सीधी सड़क, जिसके कारण पूरा नगर क्षेत्र आयताकार व खंडों में विभक्त हो गया था। ठीक है, ऑक्सफोर्ड पद्धति, चेस बोर्ड पद्धति भी कहते हैं। जो ये जो नाली की बनाई गई थी उसमें जो है समकोण प्रकार की ऑक्सफोर्ड पद्धति और चेस बोर्ड भी कहते हैं। इसको लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। ठीक है, याद रखना आप। बनावली एक इम्पोर्टेंट नोट है। बनावली में सड़कों पर गाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। ये सड़कों को पक्की करने के प्रयास के भी साक्ष्य कालीबंगन से मिले हैं। सड़क के किनारे काले पानी निकासी के लिए नलियाँ बनाई होती थी। नलियों को ढकने की व्यवस्था होती थी। नलियों को फर्श से ढका जाता था। नलियों को थोड़ी दूर शोक कूप होता था, इसमें गंदगी रुकती थी और पक्के ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण देखते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी, जिसमें से शौचालय, स्नानघर, रसोईघर, समकक्ष आदि अतिरिक्त कमरों में मिले हैं। ठीक है, मजबूती के लिए नींव निर्माण की जाती थी। सड़क किनारे मकान बने थे, जिसमें सुविधा, हवा, साफ सफाई वगैरह होती थी। कि मकान जमीन ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुले रहते थे। ठीक है, मकानों में प्रवेश द्वार मार्ग की अपेक्षा गली की ओर थे, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल, प्रदूषण से सुरक्षित रहते थे। सड़कों के किनारे पानी निकास के लिए नाली बनी होती थी और नलियों को ढकने के लिए व्यवस्था होती थी। ठीक है, नलियों को फर्श से ढका जाता था और नलियों में थोड़ी दूर पर शोक कूप लगाए जाते थे। इसमें गंदगी रुक जाती थी। देखिए कितना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है सिंधु घाटी सभ्यता ने। जो है एक ऑर्गेनाइज वे में कैसे लोग रहते थे, ये हमें आज जानने को मिला है। इसमें पक्की ईंटों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता था। इससे ये पता चलता है कि मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका जो घर था वो पक्की ईंटों से बना होता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन, जैसे कि हम जानते हैं, दो भागों में विभाजित था। एक ऊपरी हिस्सा था, दुर्ग कहते थे, निचला शहर जिसमें आवास बने हुए थे। उत्खनन में सार्वजनिक राजकीय भवनों का अवशेष मिले हैं। एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, 70 मीटर लंबा, 24 मीटर चौड़ा।
डस्क मार्ग उस काल की संपन्नता का परिचय है। यहाँ पर 71 मीटर लंबा इतना चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष का अवशेष प्राप्त हुआ है जिसमें 20 स्तंभ है। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श और धार्मिक आयोजन सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता था। ठीक है, और देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार। ठीक है, जो कि एक विशाल स्नानागार था हड़प्पा सभ्यता में मिला है, जो कि जिसकी जो कि 11.88 मीटर लंबा है, 7.1 मीटर चौड़ा है। ठीक है, ये जलाशय किले में स्थित था। इसके तल पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, सीढ़ियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। स्नान कुंड के चारों कमरे बने हुए थे, बरामदे भी बनाए हुए थे। स्नान कुंड के कमरे में समीप एक कुआं बनाया था। ठीक है, जिसमें पानी कुंड में आता था। कुंड के गंदे पानी की निकासी एक दरवाजा द्वार था, गंदे पानी के निकलने का द्वार था। गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के माध्यम से शहर बाहर निकल जाता था। ठीक है, स्नानागार के दीवार पर निर्माण में सीलन से बचने के लिए डाबर और तारकोल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इस स्नानागार के बारे में अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि स्नानागार प्रायश्चित के स्नान के लिए होता है। ठीक है, प्रायश्चित के लिए होता है, यानी दूसरों के हित के लिए। हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ के केले के राजमार्ग में 6 पंक्तियों वाले अन्न भंडार मिले हैं। अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, लंबी 18 × 7। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था, क्योंकि जो भी सामान जल से आता था अन्न भंडार से किया जाता था। ठीक है, आप डिटेल में एक बार आप इससे रोक के आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बताता रहूँगा। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली, जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो जल निकासी प्रणाली थी वो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, एक सुनियोजित बचा हुआ शहर था, और उसकी जो जल निकासी प्रणाली थी काफ़ी फेमस थी। ठीक है, नालियों से लेकर शहर के बाहर हो जाता था। ठीक है, इस नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, इसका प्लास्टर किया जाता था। ठीक है, देखिए कितना बेहतर उदाहरण दिया। प्लास्टर होता था ईंटों को उस टाइम पे, जिसमें नलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, इसलिए प्लास्टर के लिए चना मिट्टी जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर रामचरण शर्मा की मान्यता है कि कंस युग की किसी भी दूसरी सभ्यता ने सफाई व्यवस्था को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हड़प्पा देशवासियों ने दिया। मतलब कि कंस युग का कहने का मतलब है जो उस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने इतना, और दूसरी सभ्यताओं में दूसरे राज्यों में देखते हैं तो इतना कुछ खास साफ सफाई पे कुछ अच्छा ध्यान नहीं दिया जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने दिया था। बहुतायत से पक्की ईंटों का प्रयोग मुख्य रूप से 4 प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था। आयताकार, इसका जो रेशियो था वो 4:2:1 था, ईंटों का जो रेशियो था। ठीक है, एल प्रकार की ईंटें, इन ईंटों का प्रयोग कोने में किया जाता था। ठीक है, कोने में किया जाता था, कोना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था एल प्रकार की ईंट को। नौकाकार ईंटें, इनका प्रयोग कुएं से किया जाता था। जो नौकाकार ईंट होती थी, पैनी ईंट होती थी, इनका उपयोग जो है कुआं बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, टी प्रकार की ईंटों इनका प्रयोग सीढ़ियों में किया जाता था, सीढ़ी के लिए। ठीक है, अलंकृत ईंटों का निष्पत्त फर्श आलिंगन से मिला है। ठीक है, अलंकृत ईंट जो थी इनका जो बनती थी कालीबंगन में बनती थी। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, ये चंद्रदोड़ की सभ्यता से मिला है। ठीक है, हम देखें हड़प्पा सभ्यता सामाजिक जीवन कैसा था, सामाजिक संगठन। ठीक है, सामाजिक संगठन नहीं था, मतलब थे छोटे छोटे ग्रुप थे। भोजन जौ और गेहूं का यूज करते थे लोग, जो है वस्त्र जो है सूती वस्त्र पहनते थे। आभूषण सौंदर्य का प्रतीक, आभूषण सौंदर्य देखने को मिलता था। मनोरंजन का साधन था। ठीक है, प्रौद्योगिकी थी। और मृतक कर्म था, मतलब जो मृत्यु हो जाती लोगों को उनको जो है दफनाते थे। और चिकित्सा विज्ञान था, लोग काफ़ी मतलब जानते थे मौसम में जो खेती करते थे, अलग अलग मौसम में जो कृषि करते थे उससे हमें पता चलता है कि उन्हें चिकित्सा का ज्ञान था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन, इतिहासकार कार्ल चाइल्ड ने समाज को 4 भागों में विभाजित किया। ठीक है, जो इतिहासकार थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को 4 भागों में विभाजित किया था, देखेंगे क्या था। ठीक है, क्या पहला जो था ओहो, पहला शिक्षित वर्ग, दूसरा पुरोहित, चिकित्सक एवं जादूगर, ज्योमिति। ठीक है, दूसरा था योद्धा एवं सैनिक। इनकी पुष्टि दुर्ग में उपस्थित अवशेषों से मिली है, मतलब जो उनमें जो हथियार मिले हैं उनको देखकर हमें पुष्टि कर सकते हैं। दूसरा वर्ग था उस योद्धा और सैनिक का रहा। वो तीसरा वर्ग जो था व्यापारिकों को दक्षता दस्ताक्षर, बुनकर, कुम्हार,
और स्वर्णकर मतलब जो कामगार पुरुष थे वो उनका हमें जो इसमें देखने को मिलता है, दस्तकार जो होते थे, बुनकर वगैरह ये सब। तीसरा चौथा जो ग्रुप है श्रमिकों कृषकों का, जो टोकरी बनाने और मछली मारने का काम करते थे। हड़प्पा सभ्यता में भोजन की बात करें तो इसमें गेहूँ चावल जौ तेल मटर सब्जियाँ मांसाहारी भी थी, ठीक है। कछुआ गाड़ियाल भेड़ बकरी सूअर मछली का मांस इत्यादि भी मिलता था। इस काल में चित्र में खजूर अनानास तरबूज नींबू नारियल आदि के फल भी चित्रण किया जाता है। मतलब ये सब हमें देखने को मिलते हैं, अनार खजूर तरबूज नींबू नारियल वगैरह उस समय फल फ्रूट थे, ठीक है। हड़प्पावासी मांसाहारी शाकाहारी दोनों थे, मतलब दोनों, कुछ लोग मांस भी खाते थे, कुछ लोग कच्चा घास फूस खाते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र लोग कैसे पहनते थे, जैसे कि अभी आपको ऊपर दिए गए पॉइंट्स थे, वो विभिन्न विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहने जाते थे। मतलब महिला और पुरुषों के वस्त्रों से भिन्नता पाई जाती है। पुरुषों में धोती जो बताया था, सूती वस्त्र, पगड़ी, दशाले, कुर्ता, ठीक है, जो कि सूती है। महिला में घाघरा साड़ी पहनी जाती थी, घाघरा साड़ी होती थी उस समय पर। चंद्रोदड़ों से प्राप्त हुई पगड़ी, ठीक है, चंद्रोदड़ों में मूर्ति में पगड़ी प्राप्त हुई है, मूर्ति में पगड़ी देखी गई है चंद्रोदड़ों में, ठीक है। चंद्रोदड़ों हड़प्पा सभ्यता में आभूषणों में सौंदर्य का प्रसाधन, ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, ठीक है। सौंदर्य के प्रसाधन सामग्री का प्रयोग करते थे, अंगूठी कान बाली चूड़ियाँ पाल आदि हरी धानों जैसी कीमती धातु आभूषण पहनते थे, ठीक है। जबकि सामान्य लोग तांबे कांच और हड्डी से बने आभूषण पहनते थे, ठीक है, हड्डी से भी आभूषण बनते थे, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन, मछली पकड़ना शिकार करना उनका प्रिय मनोरंजन था। जानवरों की दौड़ झुनझुन सीटियाँ शतरंज के खेल मनोरंजन के साधन। इसके अलावा पत्थर सीप गोलियाँ खेल आदि खुदाई में पशुओं की मूर्ति बैल गाड़ियाँ दो पहिए तांबे का रथ मिला है, नृत्यांगना की मूर्ति भी मिली है। इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी भी नाच गाना करते थे, ठीक है, ये बात आप याद रखना। ये जो मनोरंजन भी करते थे हड़प्पावासी, नाच गाना करते थे। वे धातु कर्म का निर्माण करते थे, अयस्कों में धातु अलग करते थे, मिश्रित धातु का निर्माण करते थे, तांबे में चांदी में टिन मिलाकर कांसा बना लेते थे, ठीक है। तो कांसे और तांबे का भी प्रयोग होता था, मिश्रित धातु का प्रयोग करते थे। आवश्यक आपूर्ति जो थी वो राजस्थान से होती थी। राजस्थान के खेड़ी झुंझुनू में बिहार प्रांत के हजारों भाग थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मृतक कर्म अंत्येष्टि कार्यक्रम था, जैसे कि मोहनजोदड़ो में होता था, बनावली गंधा हड़प्पा कालीबंगान में होता था, ठीक है। शमशान के अवशेष मिले हैं। सर्जन मार्शल के अनुसार 3 भागों में विभाजित था, पूर्ण समाधिकरण समाधान आसंकी समाधान दाह कर्म कलेश समाधान, ठीक है। तो हम जानेंगे क्या क्या था। पूर्ण समाधान किसे कहते हैं, सबको ऊपर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था, ठीक है। हड़प्पा में एक कब्र ऐसी मिली है जिसे दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया है, सबको ताबूत में रखा गया है। इसकी पहचान विशेष कब्र से की गई, ठीक है। मतलब दक्षिण की ओर मुँह करके दफनाया जाता था, इसको पूर्ण समाधान कहते थे। लोथल में पश्चिम से पूर्व की ओर दफनाने का अवशेष मिला है, करवट के रूप में मिला, ठीक है। जो लोथल है गुजरात में, उसमें पूर्व से पश्चिम को मिला है दफनाने का जो साक्ष्य है। लोथल से ही युगम शव स्त्री पुरुष से मिला है। इससे पता चलता है कि उस समय सती प्रथा प्रचलित थी। सबसे बड़ी कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है, जिसमें 837 संख्या दी गई है, ठीक। सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा संस्कृति में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे एच कब्रिस्तान कहते हैं, ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। आंशिक समाधान, शवों को पक्षियों द्वारा खाने के बाद बचे हुए अवशेषों को दफनाया जाता था। कलेश समाधान दाह कर्म, दाह के पश्चात अवशेषों को किसी कलश या मशमा में रखकर दफनाया जाता था। हड़प्पा संस्कृत सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान, जड़ी बूटी फल वृक्ष पत्ते विशिष्ट प्रजाति को वृक्षों के फूल रस का सेवन करते थे। हिरण के सींगों का चूर्ण बनाया जाता था। समुद्र के फेन से भी औषधि बनाई जाती थी। शिलाजित भी पाई गई है, ठीक है। जो वहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। कृषि करते थे, पशुपालन व्यापार कुटीर उद्योग माप तोल के बाहर, ठीक है। तो कृषि में गेहूँ जौ मटर खजूर कपास तरबूज तिल सरसों फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। लेकिन इनके उत्पादन के लिए फावड़े नहीं मिला है, ठीक। फावड़े का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हल्के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगन से मिले, ठीक है। फसल में पोषण काटने के लिए हाशिए का प्रयोग हुआ है, दनाती मिली है, ठीक है। अनाज को धोने के लिए 2 पहियों वाली गाड़ी का प्रयोग हुआ है, अनाज को ढोने के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। बैल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु रहा है, ठीक है। पशुपालन
बकरी, भेड़, सूअर, भैंस पालते थे। बैल के रूप में सांड प्रमुख पशु था। ठीक है, सांड जो है वो प्रमुख पशु रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में और हड़प्पा सभ्यता। इसके अतिरिक्त हाथी और पाले जाते थे, किंतु घोड़े से वो परिचित नहीं थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि घोड़े से वो परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। वे कुत्ता बिल्ली पालते थे, तोता, मयूर, मूर्ख, भालू, चीता, खरगोश, बत्तख, हिरण आदि सब पालते थे। इनके अवशेष परंतु अवशेष नहीं है। ठीक है, कुछ के अवशेष नहीं है। जैसे घोड़ा जो है वो नहीं जानते थे, लेकिन कहीं एक स्थान से घोड़े के साक्ष्य, घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। तो ये इस पर अपवाद चल रहा है, अपवाद बोलते हैं इसको। अब हम जानेंगे व्यापार। हड़प्पा के लोग व्यापार का अधिक महत्व था। नाप के लिए शीशे की पटरी का प्रयोग, चनोदड़ों से उत्खनन से प्राप्त पत्थरों की बाट का प्रयोग कारखाना मिला है। समाज में अनेक व्यापारिक वर्ग के लिए थे, जिनका कार्य केवल व्यापार एवं व्यवसाय से होता था। इसमें कुम्हार, बढ़ई, सुनार प्रमुख थे। आर्थिक रूप से अतिरिक्त इनका ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के सभी व्यापारिक संबंधी थे। ठीक है, इनके साथ, इन देशों के साथ व्यापार होता था। अतिरिक्त व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से, जिसकी बाहरी व्यापार मोहरों से किया जाता था। दूर देशों जहाज रानियों का प्रयोग किया करते थे। उद्योग, कुटीर उद्योग, कुम्हार द्वारा चाक से निर्मित मिट्टी की मूर्तियाँ मिलने और बर्तन, अतिरिक्त ईंटों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। मापतोल का बाट। ठीक है, तौल के लिए तराजू एवं वाट को सम्मिलित थे। चिकने पत्थर से वाट का निर्माण किया जाता था, चर्ट नामक पत्थर। ठीक है, याद रखना। सबसे बड़ा वाट वजन 375 ग्राम, छोटा वजन 80 ग्राम था। हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन कैसा था? इसका जो हड़प्पा सभ्यता है, ये मातृ देवी की पूजा करता था। ठीक है, शिव या परम पुरुष की आराधना करता था। वृक्ष पशु पूजा करता था, लिंग पूजा करता था। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में मंदिरों का अभाव था। ठीक है, मंदिर नहीं थे हड़प्पा सभ्यता में, इस बात का याद रखना। लेकिन मूर्ति पूजा होती थी। ठीक है, जिसे देवालय की संज्ञा दी जाती थी। इस काल में मिट्टी तथा धातु की अनेक नगन नारी की मूर्तियाँ मिली हुई हैं। ठीक है, मातृ देवी वगैरह। मातृ देवी अनेक चित्र तार बीज के मिट्टी के बर्तन में तथा मोहरों में अंकित है। ठीक है, मोहरों मतलब वहाँ जो सिक्के वगैरह थे उसमें जो है मातृ देवी की मूर्ति मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर माता देवी की उपासना की जाती थी। नोट, प्रोफेसर RS त्रिपाठी की मान्यता है कि पूजा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठा मातृशक्ति की थी। ठीक है, जिसकी आराधना प्राचीन काल से लेकर ईरान से लेकर इंडियन सागर तक शहरों में होते थे। ठीक है, माता देवी सृष्टि के उत्पत्ति, वनस्पति के फैलाव में देवी का योगदान स्वीकार किया गया है। ठीक है, इस समय माता देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि व प्रथा का प्रचलन था। पूजा, आराधना, नृत्य, संगीत, बलि देकर की जाती थी। इस काल में मंदिरों को अवशेष नहीं मिले हैं। शिव या परम पुरुष की उपासना। ठीक है, उत्खनन में अर्जेंट मैकेनियन ने एक ऐसी मुद्रा मिली है जिसमें पुरुष के चित्र, सिर, दोनों सींग और इस योगी की 3 प्रमुख 7 गंभीर मुद्रा। इसके वाही जंगल, भैंस, गेंडा, जबकि दाईं ओर शेर हाथी सामने। हिरण और ध्यान योगी के सिर के ऊपर 5 शब्द लिखे हैं जिनमें से अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, एक मूर्ति मिली है योगी की जिसे अभी तक जो 5 शब्द हैं जिनको पढ़ा नहीं जा सका, इंपॉर्टेंट नहीं है। वृक्ष और पशु पूजा। ठीक है, अनेक मोहरों और पीपल तथा उसकी पत्तियों के चित्रों का आकलन लगता है कि वह लोग वृक्ष पूजा के अंतर्गत पीपल की पूजा करते थे। ठीक है, पीपल पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त अनेक मोहरों, सांड, बैल चित्र अंकित हैं। वर्तमान में शिव भगवान की सांड नंदिनी की पूजा भी पूरे भारतवर्ष में की जाती है। ठीक है, लिंग पूजा। उत्खनन में लिंग पूजा से मिले, इसमें अनुमान लगाया जाता है कि लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा संस्कृति में था। ठीक है, इसमें कुछ लोग लिंग शीर्ष गोल आकृति नोकदार, कुछ लिंग 2 इंच की, कुछ 4 फुट में मिले हैं। स्फटिक चिन्ह, स्वास्टिक चिन्ह, पिल्स हड़प्पा काल के पवित्र चिन्ह हैं जो आज भी पवित्र माने जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा में राजनीतिक जीवन कैसा था? यहाँ भी राजनीतिक जीवन का, राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी बहुत कम मिलती है। ठीक है, राजनीति की जानकारी बहुत कम मिलती है। इतिहासकार हंटर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो शासन व्यवस्था में लोकतंत्रात्मक व राजनीतिक नहीं थी। ठीक है, वहाँ लोकतंत्र और राजनीति नहीं थी। इतिहासकार व्हीलर का मान्यता है मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था पुरोहित और धर्मगुरुओं के हाथों में थी। ठीक है, वे जनप्रतिनिधि का माध्यम शासन करते थे। नगर निर्माण, भवन निर्माण को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर नगर पालिका रही होगी। ठीक है, नगर पालिका
रही होगी, ऐसा अनुमान इतिहासकारों ने लगाया है। हड़प्पा सभ्यता में काल का विकास, मूर्तिकला, धातुकला, वस्त्रकला और पात्र निर्माण कला, नृत्य तथा संगीत कला, मुद्रा कला, ताम्र निर्माण कला और लेखन कला। देखा मूर्तिकला, मूर्तिकला को हम देखेंगे, ठीक है। मूर्तिकला उत्खनन में प्राप्त मूर्तियों की, कांसे की मूर्ति, उससे अंगों की झलक दिखाई गई है। एक नर्तकी की मूर्ति बहुत ही सुंदर आकर्षक है। इन मूर्तियों में गाल की हड्डी बहुत ही सुंदर आकर्षित है, ठीक है। धातु कला, सोना, चांदी, तांबा आदि के आभूषण, ठीक है। वस्त्र निर्माण कला, जहाँ उत्खनन चरखा मिला है जिसमें पता चलता है सूत काटने का काम वहाँ के लोग निपुण थे, ऊनी रेशम वस्त्र पहनते थे। चित्रकला, मोहरों पर सांड के चित्र, भैंस के चित्र, वृक्ष के चित्र, का मतलब है कि वो लोग चित्रकला में निपुण थे। पात्र निर्माण कला, मिट्टी के पात्र बनाने में, पानी भरने के लिए, तरह तरह के घड़े, अनाज रखने के लिए अनेक प्रकार के भांड, मिट्टी के खिलौने आदि, मतलब वो पात्र निर्माण कला में निपुण थे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। नृत्य में संगीत कला, जो कि ढोलक के चित्र मिले हैं, तो नृत्य में काफ़ी निपुण थे। मुद्रा कला, कई मुद्रा मिली है वहाँ पर, दांत मिट्टी के 60-600 मोहरें मिली हैं, ठीक है। एक और पशुओं के चित्र और दूसरी ओर लेख मिले हैं, ठीक है, जो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, मिल गए हैं लेकिन पढ़े नहीं गए। ताम्र निर्माण कला, पशुओं में अनेक ताम्र मिले हैं जिसमें वर्गाकार, आयताकार, इनमें पशुओं मनुष्य के चित्र मिले हैं। पशुओं में बैल, भैंसा, गेंडा, सांड, हाथी, शेर आदि, मनुष्य में योगी के चित्र भी मिले हैं, ठीक है। लेखन कला की बात करें तो लिखित शिलालेख, इनमें से पशु और मनुष्य के चित्र, बैलगाड़ी, ताम्रपात्र मिला है। लेकिन फिर भी विद्वानों में मतभेद है कि लिपि के बारे में। लिपि चित्रात्मक थी और दाएं से बाएं की ओर दोनों ओर लिखी जाती थी। निर्वाह के तरीके, कृषि, शिल्पकार और व्यापार। गुजरात से बाजरे के दाने मिले हैं, ठीक है, चावल के दाने मिले हैं। बनावली हरियाणा से मिट्टी के हल्के खिलौने के साक्ष्य मिला है। कालीबंगल से सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। रंगपुर से धान की भूसी मिली है। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क स्थिति में थी, जहाँ के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। हड़प्पावासी कपास का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो कपड़ों के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। विलासिता की खोज, ठीक है। फ्यांस, घिसी हुई रेत अथवा बालू, रंग, चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था। छोटे पात्र, फ्यांस एक मतलब एक आकृति पूर्वक मिश्रण था, तो मतलब बालू के रंग चिपचिपे पदार्थ से बनाया जाता। फ्यांस पत्थर था एक सुगंधित पदार्थ के रूप में। लघु पात्र मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिले। सोना दुर्लभ तथा समताज की तरह कीमती हड़प्पा सभ्यता से मिले। सभी स्वर्ण भूमि चैनों से प्राप्त हुआ है, ठीक है। मोहरों का आदान प्रदान होता था, ठीक है। उमेर, सुमेर, उमा, तेलुगुनमा, बहरीन आदि से मिली है। मेसोपोटामिया की मोहरें मोहनजोदड़ो तथा फारस की मोहरें लोथल से मिली हैं। वस्तुओं का आदान प्रदान पुष्ट था। जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो में एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर एक व्यक्ति को बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। जॉन मार्शल के अनुसार यह विचार बेबीलोनिया के महाकाव्य गिलमेश से लिया गया है। लोथल से प्राप्त गोडीवाड़ा के अवशेष मोहर पर जहाज का चित्र और मिट्टी के जहाज का नमूना मिला है, ठीक है। मृदभांड नहीं, मिट्टी के बर्तन, जो कि तोतल से एक ऐसे मृदभांड मिला है जो कि चित्रित समीकरण पंचतंत्र की कहानी चालक लोमड़ी से लिया गया है, मतलब लोमड़ी को दिखाया गया। मृदभांड पर मानव बच्चों का चित्र मिला है। डिजाइनर मृदभांड भी मिले हैं, ठीक है। रंग बिरंगे और डिजाइनर बर्तन मिले हैं वहाँ पर। जो कलात्मक अवशेष, हड़प्पा से प्राप्त काले पत्थरों से निर्मित नर्तकों की मूर्ति, नटराज की मूर्ति मिली है। हड़प्पा से प्राप्त सिरविहीन मानव की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिरविहीन यानी बिना सर की मानव मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तकी मिली है, ठीक है। हड़प्पा की लिपि विशेष है जो कि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। यह लिपि चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है। इस लिपि 375 से 400 चिन्ह है, ठीक है। 375 से लेकर 400 चिन्ह है इस लिपि के अंदर, जो है इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम अंत की ओर चल रहे हैं वीडियो के। इस लिपि में आज तक कोई समझ नहीं पाया है, ठीक है, कोई पढ़ नहीं पाया, अपठित है। यह एक रहस्यमय लिपि है। इसी के कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को आज तक विद्वान समझ नहीं पाए हैं। जो पुरातत्वविद हैं और जो हमारे आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं वो अभी तक इसको समझ नहीं पाए हैं। हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकला जो थी, जो शिल्पकार है, अर्थ है शिल्प से बने कार्य, जैसे मन के बाँट, शंख की कटाई, धातु कर्म, ठीक है, मोहरे बनाना, बाँट बनाना आदि, ठीक है। चंद्रोदुल्लो ऐसी जगह है जहाँ पर लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के कार्य होते थे। चंद्रोदुल्लो में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिन्हें पता चलता है कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। हड़प्पाई मोहरें काफ़ी मात्रा में पाई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे।
कांसा तांबा टिन को मिलाकर बनाई गई मिश्र धातु, ठीक है। कांसा प्लस टिन प्लस तांबा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मन के कैसे बनाए जाते थे? मन के सेलखंडी नामक पत्थर पर बनाए जाते थे, ये आपको पता है। मन के कार्निलियन नामक पत्थर से बनाए जाते थे, पत्थर था कार्निलियन, उससे बनाए जाते थे। मन के जैस्पर नामक पत्थर से बनाए जाते, जैस्पर एक पत्थर है। मन के तांबे के भी बनाए जाते थे, तांबे के बनाए जाते। मन के सोने भी बनाए जाते थे, मन के कांसे के भी बनाए जाते थे, ठीक है। इनका मन का प्रयोग महिलाओं को किया जाता है, इसमें बहुत सुंदर होते हैं। और मन के हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख शब्द। आप एक बात याद रखिए कि इसमें लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है और पीतल का साक्ष्य नहीं मिला है। कनिंघम, कि कनिंघम कौन थे? कनिंघम जो है सर जॉन अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के पिता कहे जाते हैं, ठीक है। पहले डायरेक्टर जनरल थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है, बताया मैंने। कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य पुरातात्विक खनन आरंभ किया और यह लिखित स्रोत का प्रयोग अधिक पसंद करते थे, ठीक है। कनिंघम का एक भ्रम हुआ था। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रह, लेखन तथा अनुवाद भी किया। हड़प्पा वस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी, कनिंघम तक पहुंचती थी। एक अंग्रेजी कनिंघम हड़प्पा में पाई गई मोहर अलेक्जेंडर कनिंघम की एक अंग्रेजी अधिकारी थे। जब हड़प्पा मोहर दिखाई तो कनिंघम यह नहीं समझ पाए कि वह मोहर कितनी पुरानी थी। कनिंघम ने उस मोहर को उस कालखंड से जोड़कर बताया कि उसके बारे में उन्हें जानकारी थी। वे उसके महत्व को समझ नहीं पाए। वह मोहर कितनी प्राचीन थी? कनिंघम ने यह सोचा कि यह मोहर प्राचीन इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी से पनपे पहले शहर से संबंधित है। उनको लगता था जो गंगा घाटी से पहला शहर पनपा है, इससे ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत है, लेकिन वो गलत थे। यह मोहर गंगा घाटी के शहर से भी पहले की थी, ठीक है। उन्होंने गलत अनुमान लगाया था, इसको आप पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी बुक से। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, अकाल, महामारी हो सकती थी, ठीक है। बाहरी आक्रमण, इन लोगों ने मतलब जो इतिहासकारों ने बताया, वनों की कटाई, नदियों को सूख जाना, नदियों का गर्म मार्ग बदल जाना, बाढ़ का आना, ठीक है। पिंगट, व्हीलर, आर्य जाति के आक्रमण, ऋग्वेदिक सबसे प्राचीन वेदों में आर्य हुए हरियुष नष्ट करने का उल्लेख। वैदिक साहित्य में हड़प्पा को हरियुष कहा जाता है। सर जॉन मार्शल अननेस्ट मैके ऐसा था, उनके अनुसार नदियों में आने वाली बाढ़ का अनुमान। अमित घोष, डीपी अग्रवाल के अनुसार जलवायु। देखिए दोस्तों, इसमें मेरे से काफ़ी मिस्टेक हुई इस वीडियो में, लेकिन अगली बार जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा काफ़ी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा और ये कंटिन्यू में डालता रहूँगा। इसके बाद मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आप लोगों की कराऊँगा, ठीक है। आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, उससे आप इस PDF को देख सकते हैं।